श्रीनगर से जम्मू जाने वाला भारत का एक हवाई जहाज कश्मीर के दो 17-18 साल के लड़कों ने अगवा कर लिया। आपने सही सुना, 17-18 साल के दो लड़के, वो भी खिलौनों की बंदूकें और हैंड ग्रेनेड की मदद से। ये हवाई जहाज लेकर ये लड़के पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में इन लड़कों का बहुत बड़ा स्वागत हुआ। गली गली चौराहों पर इन लड़कों को विजेताओं की तरह हार पहनाए गए और इसी कारण से तब की भारत की सरकार, भारत की सुरक्षा व्यवस्था और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पाकिस्तान में बहुत मजाक उड़ाया जा रहा था। लेकिन ये जो सब दिख रहा था वही हो रहा था या फिर ये खेल कोई और ही खेल रहा था? आखिर चल क्या रहा था, ये देखेंगे आज के इस वीडियो में। अंत तक हमारे साथ बने रहिए, आपको कुछ बढ़िया सुनने को मिलेगा। आखिर हुआ यूं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने एक प्लान बनाया जिसके तहत भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी, जो कि एक पायलट था, वो जिस हवाई जहाज को चला रहा था उसी हवाई जहाज को हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाने की योजना बनाई गई। इस योजना को अंजाम देने के लिए JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नौजवान नेता हाशिम कुरैशी को चुना गया। प्लेन हाईजैक करने के लिए ISI की तरफ से पूरी ट्रेनिंग हाशिम कुरैशी को पाकिस्तान में दी गई। फिर हाशिम कुरैशी और उसके भाई अशरफ कुरैशी ने 30 जनवरी 1971 को श्रीनगर से जम्मू जाने वाला इंडियन एयरलाइंस का एक विमान, जिसको गंगा जहाज़ भी कहा जाता था, जो एक फॉकर प्लेन था, उसको हाईजैक कर लिया। यह हाईजैक किया हुआ जहाज़ लेकर ये लड़के पाकिस्तान में लाहौर चले गए। पाकिस्तान सरकार ने अगवा किए हुए इस जहाज़ को लाहौर के एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति दी और सिर्फ इतना ही नहीं, उस दौर के पाकिस्तान के परराष्ट्र मंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद एयरपोर्ट पर आए और उन्होंने इन लड़कों की पीठ थपथपाई। JKLF और अल फतह नामक दो आतंकी संगठनों के 36 आतंकवादियों को, जिनको भारत ने कैद करके रखा था, उनको छोड़ने की मांग कुरैशी भाइयों ने भारत के सामने रखी, जिस मांग को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तुरंत खारिज कर दिया। इस प्लेन हाईजैक का भारत ने पूरी दुनिया के सामने ढिंढोरा पीट दिया और पाकिस्तान सरकार ने इस हवाई जहाज़ को पाकिस्तान की ज़मीन पर उतरने की अनुमति देने के कारण इस जहाज़ में बैठे 30 सैलानियों को पाकिस्तान ने सही सलामत छोड़ दिया, जो भारत वापस आ गए। लेकिन चूंकि भारत ने इन आतंकियों की मांगें स्वीकार नहीं की थी, इन लड़कों ने भारत के उस गंगा हवाई जहाज़ को जलाकर खाक कर दिया। भारत सरकार की इज्जत के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी। इस घटना के परिणाम स्वरूप भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के ऊपर से वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश जाने वाले सभी विमानों पर ओवरफ्लाइट्स पर बैन कर दिया। इस बैन का टाइम इतना सही था क्योंकि यह बैन आया फरवरी 1971 में और भारत पाकिस्तान के बीच का युद्ध आगे जाकर दिसंबर 1971 में हुआ। क्योंकि आज जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, वह बांग्लादेश उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसको ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में कोई भी ज़मीनी रिश्ता नहीं था। इसलिए वेस्ट से ईस्ट और ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए हवाई रास्ते के अलावा कोई और चारा नहीं था। भारत के इस ओवरफ्लाइट के बैन के कारण पाकिस्तान के हवाई जहाज़ों को भारत के ऊपर से ना गुजरते हुए घूमकर श्रीलंका से जाना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी थी। शेख मुजीबुर रहमान उस लड़ाई के नेता थे और भारत पूरी तरह से इस लड़ाई में ईस्ट पाकिस्तान की यानी बांग्लादेश की मदद कर रहा था। इसलिए ईस्ट पाकिस्तान में अपनी सेना को किसी भी प्रकार की मदद करने के लिए पाकिस्तान को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और उसकी तैयारी ठीक से नहीं चल रही थी। उसी वक्त ईस्ट पाकिस्तान से सटे होने के कारण भारत बहुत ही आसानी से ईस्ट पाकिस्तानियों को यानी बांग्लादेशियों को मदद कर रहा था और किसी भी लड़ाई में मिलिट्री की मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए आगे दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में ये हुआ जिसमें पाकिस्तान को सिर्फ 13 दिनों में भारत के सामने घुटने टेकने पड़े। पाकिस्तान के 90,000 शरणार्थियों को भारत ने कैद किया और बांग्लादेश आज़ाद हो गया।
इस पराजय के बाद पाकिस्तान में कुछ लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि भारत के विमान अपहरण का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ। और सच मानो तो पाकिस्तान को इस प्लेन हाईजैकिंग का कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं था। अगर कुछ हुआ था तो वो था बहुत बड़ा नुकसान। इसलिए पाकिस्तान सरकार ने जस्टिस नूरुल आरिफी की अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई जिसने इस पूरे प्लेन हाईजैक की जांच की। और अपनी रिपोर्ट में जस्टिस नूरुल आरिफी ने बताया कि ये प्लेन हाईजैक एक भारत सरकार की सोची समझी साजिश थी और हाशिम कुरैशी रॉ का एजेंट था। और हाँ, ये सच था। अब हम आपको बताते हैं कि ये हुआ कैसे। क्योंकि हाशिम कुरैशी एक डबल एजेंट था और ये प्लेन हाईजैक उसने रॉ के इशारों पर किया था। इसलिए पाकिस्तान ने हाशिम कुरैशी को 19 साल की सज़ा सुनाई। फिर ये सवाल उठता है कि हाशिम कुरैशी अब कहाँ है। और सच ये है कि हाशिम कुरैशी अब भी भारत में ही है। वो भारत के कश्मीर में पिछले 21 सालों से रह रहा है और भारत में इस भारत के प्लेन हाईजैकिंग के लिए हाशिम कुरैशी को कोई भी सज़ा नहीं हुई है। फिर आखिर ये बाजी पलटी किसने और पलटी तो कैसे पलटी? तो हुआ यूं कि पाकिस्तान की आईएसआई की योजना के तहत जनवरी 1971 के मध्य में हाशिम कुरैशी भारत में घुसता हुआ भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हत्थे चढ़ गया। बीएसएफ ने हाशिम कुरैशी से सच उगलवाया और क्योंकि यह एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने हाशिम कुरैशी को भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के हाथों में सौंप दिया। रॉ के प्रमुख रामेश्वर नाथ काव ने हाशिम कुरैशी से सवाल किए और उनके दिमाग में एक योजना बन गई। यह योजना रामेश्वर नाथ काव ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बताई। प्रधानमंत्री से गो अहेड मिलने के बाद आरएन काव ने हाशिम कुरैशी को भी गो अहेड दिया। इसका मतलब हाशिम कुरैशी को उन्होंने कहा कि तुम जो करने आए थे वही करोगे, लेकिन बस अब वो भारत के लिए करोगे। बीएसएफ और रॉ दोनों ने मिलकर भारत के इंडियन एयरलाइंस का एक पुराना हवाई जहाज़ श्रीनगर के एयरपोर्ट पर दोनों कुरैशी भाइयों के हाथों में सौंप दिया, जिसे लेकर कुरैशी भाई पाकिस्तान के लाहौर चले गए। और आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं किस प्रकार से भारत के सभी यात्री वापस आ गए। भारत ने इस प्लेन हाईजैक की वजह से कैसे ओवरफ्लाइट बैन करके पाकिस्तान की 1971 के युद्ध में बैंड बजा दी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आपकी कमेंट्स की वजह से हमें काम करने की प्रेरणा मिलती है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।